हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर संस्कृत की। अब संस्कृत में भी हम यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जिनको नहीं पता है वो एक बार प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके चेक कीजिए। हमने सबसे पहले बेसिक आपको कंप्लीट कराया, देन चैप्टर नंबर फर्स्ट संस्कृत वर्ण एंड परिचय कराया, देन चैप्टर नंबर सेकंड संधि प्रकरण कराया, देन उसके बाद हमने संधि कराया। ठीक है, और स्वर संधि व्यंजन विसर्ग इन सभी को डिटेल में आपने डिस्कशन कर चुका है, एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी आपको समझाने की, मैंने अपने पूरे एफर्ट किया है। और आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी पूरा एफर्ट करो समझने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक और बात बता देते हैं। अब जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहाँ पर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ सारा सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ाए जा चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर आयुर्वेद का बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। क्रिया शरीर, रचना शरीर, अष्टांग हृदय, ठीक, और पदार्थ विज्ञान और संस्कृत भी हमारा चल रहा है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रह रहा है। फिजियोलॉजी के अंदर अंदर हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक, तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी मॉडर्न को छोड़ के तो सारा आपको फर्स्ट ईयर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो और अपनी बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की जर्नी को बहुत स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, वो बहुत जगह कोर्स वगैरह खरीदते भी है। तो इसका रीज़न यही होता है क्योंकि पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर नहीं पढ़ा गया है और बच्चों को पता भी नहीं होता है कि मान लो कि किसी का अगर कोर्स खरीदना होता है कि किसका खरीदे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या कैसा नहीं पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको अपने चैनल पर सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, आपको चीज़ें समझ में आए। मैं हमेशा चीज़ों को बेसिक से लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आपके कुछ लोगों की ये भी रहता है कि सर आप वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बना देते हो, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ भी मैंने देखी है यार, मैं आपके आपके लिए 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? मुझे तो कोई खुशी नहीं मिल रही है। मैं भी तो आध घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी ले सकता था। पर जो मेन रीज़न ये है कि आप लोगों की बड़ी वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नोट्सों से समझ में नहीं आएगा, वो आपको एग्जाम्पल से, ट्रिक से, ठीक है, किस तरह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनसे समझ में आएगा। ठीक है, संस्कृत को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट बार संस्कृत को पढ़ते हैं और वो अगर वो हल्के में ले जाएंगे संस्कृत को, तो संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप लास्ट के 10 दिन में कर जाओगे। तो इसलिए मैं यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना समझा सकता हूँ, जितना एफर्ट मैं करता हूँ, आप भी उतनी एफर्ट करो। ठीक है, देखो रिजल्ट कब मिलता है भाई? एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ मेरा होगा तो एक हाथ आपका होना चाहिए, तो तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि और भी कुछ अगर और भी कोई डिटेल होती है, जैसे कि अभी हमारा सेकंड प्रॉफ भी चल रहा है, तो सेकंड प्रॉफ के बच्चे भी है कुछ जुड़े हुए हैं मुझसे, जहाँ पर मैं सेकंड प्रॉफ की चरक संहिता के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने 2 चैप्टर अपलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए है और तीसरा चैप्टर भी अभी कंटिन्यू है हमारा। ठीक है, अभी तो मैं सोच रहा था कि अपना एक ऐप लॉन्च करने की, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें एक सीक्वेंस से आएंगी। क्योंकि अगर एक ऐप लॉन्च में कर, देखो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो, क्योंकि अभी शायद 1 महीना लग जाए उस चीज़ में। मैं अभी यहाँ पर इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखो मैं सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और अकेला हो तो सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। आप कहते रह जाओगे सर इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट को करा दो, सर रसशास्त्र में बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है सर चरक संहिता के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर फर्स्ट प्रॉफ वाले बोलेंगे कि सर अष्टा सर मॉडर्न में बहुत दिक्कत आ रही है, फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर जो पेपर फर्स्ट है पदार्थ विज्ञान का, ठीक है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये मैं कब करा पाऊंगा? जब मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। ठीक है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ठीक है, तो ही मैं करा पाऊंगा। ठीक, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक ऐप लॉन्च कर दूँ, जहाँ पर आपके लिए जो 100 बच्चे होंगे, ठीक है 100 बच्चे होंगे, मेरे जो पूरे नोट्स हैं उनको फ्री मिलेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादा रुपये लेता नहीं हूँ, अपने नोट्स के 50 रुपये लेता हूँ हर एक सब्जेक्ट के नोट्स के, पर लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने एक ऐप लॉन्च कर दूँ, जहाँ पर 100 बच्चों के लिए कम से कम मैं जितने भी नोट्स में अपने फ्री प्रोवाइड कराऊँ, और आपके लिए MCQ, ठीक है, MCQ मतलब फर्स्ट प्रॉफ के जो भी बच्चे, वहाँ पर MCQ प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, MCQ मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ही रहने देता हूँ। ठीक है, और पता लगेगा कि किस तरह से ऐप में डेवलपमेंट में कितना कॉस्ट आ रहा है, क्या है, वो सब चीज़ देखनी पड़ती है। पर मैं अभी जो सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ्री ही रहे। ठीक, जैसे कि मान लो कि आप समाज पढ़ रहे हो, तो समाज पढ़ने के बाद आप कितने इसके MCQ कर पा रहे हो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वो चीज़ मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो जब भी मेरा ऐप आता है तो आप पूरा सपोर्ट करना मुझे। ठीक है, तो चलो अब ऐप के बारे में और किसी दिन डिस्कशन करेंगे। ठीक, अभी तो मेरी बातें चल रही है कि ऐप डेवलपर से, जब ऐप डेवलपमेंट से बात अच्छे से पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत कॉस्ट भी होता है, शायद आपको किसी को पता होगा कि ऐप डेवलपमेंट में मतलब ऐप ऐप बनवाने में थोड़ा बहुत मोटा पैसा लगता है। तो सपोर्ट करना आप लोग। ठीक है, और मैं सेकंड प्रॉफ के लिए तो यहाँ पर लाऊंगा ही। ठीक है, सेकंड प्रॉफ के लिए जैसे मान लो कि 1000 से 2000 1500 से 2000 रुपये लेते हैं सब।
ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर आप बड़ी कोचिंग देखोगे, बड़ी कोचिंग क्या मतलब, जो भी फर्स्ट प्रॉफ जो भी बीएमएस के अंदर यहाँ पर कोर्स लाते हैं वो 1000 से 2000 1500 2500 रुपये लेते हैं, लेकिन हमारा उनका आधा से आधा ही रहेगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा प्राइस नहीं लेंगे, हम उतना प्राइस लेंगे कि आपको एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो डिजिटल भी हम चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह, डाउट सॉल्विंग वगैरह। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको, अपने नोट्स फ्री, ये सब चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप एक बार कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको मेरे आइडिया सही लगा हुआ है, सही लगा है तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं समास के बारे में। देखो, तो अब हम बात करते हैं समास के बारे में। देखो, समास क्या होता है, दो पदों के आपस में जोड़ना ही समास कहलाता है। ठीक है, दो पदों को, जब हम बात करते हैं संधि के अंदर, तो संधि के अंदर क्या होता है कि दो वर्णों को जोड़ना। देखो, आप ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमने आपको बेसिक में भी बात बताई होगी कि पहले सबसे पहले क्या होते हैं, दो वर्ण होते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो आगे जाके शब्द बनाते हैं, और शब्द आगे जाके मिलते हैं तो पद बनाते हैं, और पद आगे जाके मिलते हैं तो वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि दो पद की बात हो रही है। ठीक, पद बोल दो या शब्द बोल दो। अब यहाँ पर आप पद ना बोल के केवल शब्द बोलो कि जब दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो पदों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। ठीक, और पद बोल दो शब्द बोल दो, बात एक ही है यहाँ पर, आप ऐसे समझो। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कारक की कहते हैं, देखो कारक क्या होता है, अगर दो वाक्यों को जोड़ते हो तो कारक कहलाता है। ठीक है, कारक कहलाता है। संधि क्या कहलाता है, दो वर्णों के अगर आपस में दो वर्णों को मिलाते हैं तो संधि कहलाता है। क्योंकि संधि हम पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संधि के अंदर हम दो वर्णों को मिलाते हैं, जबकि समास के अंदर दो शब्द या दो पदों को मिलाते हैं, और जब हम कारक पढ़ेंगे तो वहां पर हम दो वाक्यों को मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आने चाहिए, ये एक डिफरेंस है। क्या कोई ऐसा आपको बताएगा? ठीक है, बहुत ही कम टीचर होते हैं जो आपको पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे टीचर होते भी हैं, मैं यही नहीं कह रहा सभी खराब होते हैं, क्योंकि जब हमारे जो टीचर थे संस्कृत के तो हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। लेकिन जब हम खुद एफर्ट्स मारते हैं तो वो चीज़ें समझ में आती है। अगर आप भी एफर्ट करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका समास का सूत्र दे रखा है संक्षिप्तीकरण समासम। तो संक्षिप्तीकरण समासम का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज़ों को संक्षेप में कह देना। संक्षेप मतलब क्या होता है, कम शब्दों में कह देना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे दशरथस्य पुत्रम। तो दशरथस्य पुत्रम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोल दिया कि दशरथ पुत्र, तो दशरथ पुत्र का मतलब होता है वो दशरथ का पुत्र है। तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, दशरथ पुत्र बोल दिया। देखो, मैंने पूरा सेंटेंस ना बोलकर केवल एक शब्द में बोल दिया दशरथ पुत्र, मतलब इससे आपको पता लग जाता है कि वो दशरथ के पुत्र है। वो आपको चीज़ को पता लग गई, तो उसको मैंने कम शब्द में बोल दिया दशरथ पुत्र, और कितना अच्छा भी लग रहा है बोलने में भी। तो वही क्या होता है, संक्षिप्तीकरण समास होता है। ठीक है, मतलब अपनी चीज़ों को शॉर्ट में कह देना, संक्षेप में कह देना ही समास कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने मेरी सीक्वेंस फॉलो किया है, मतलब जिस सीक्वेंस से मैं आपको संस्कृत वाले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके अनुसार आपको माइंड में एक चीज़ और आना चाहिए, सर जो चीज़ हम जिसको हम संक्षेप में करते हैं, ठीक है, वो तो प्रत्याहार के अंदर भी होता है। भाई प्रत्याहार के अंदर भी क्या होता है, प्रत्याहार एक सूत्र होता है जो कम शब्दों में अपनी बातों को कह देता है। ठीक है, उसी प्रकार से समास भी ऐसे ही होता है। जैसे अयुण था, भाई मान लो अयुण था, तो अयुण को हमने क्या लिख दिया, अण प्रत्याहार लिख दिया। ठीक है, तो अण प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाएंगे, तीन वर्ण आ जाएंगे। तो यही तो है भाई, ये प्रत्याहार भी यही कर रहा था कि कम शब्दों में अपनी बातों को कह रहा है। उसी प्रकार से जो समास होता है वो भी क्या करता है, संक्षिप्तीकरण समासम, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कह देना ही समास कहलाता है। तो दो या दो से अधिक समर्थ पदों के बीच स्थित विभक्ति। ठीक है, ठीक है, हम कारक के अंदर विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विभक्तियों, स्थित विभक्तियों को हटाकर एक पद बनाया जाता है, उसे समास कहला जाता है। तो समास की डेफिनेशन क्या होती है, समास की डेफिनेशन ये होती है, जब दो या दो से अधिक पद होते हैं उनके बीच में जो भी विभक्ति आ रही है उसको हटा दिया जाएगा और एक पद बना दिया जाएगा, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, समास कह रहे हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, दशरथस्यम पुत्रम, दशरथस्यम पुत्रम, यानी यहाँ पर जो अस्य आ रहा है, अस्य कौन सी विभक्ति है, अपषष्ठी विभक्ति होती है। शायद आपको विभक्ति नहीं पता होगा, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, देखो जब ये शब्द रूप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, तो वहां पर ही विभक्ति है। जैसे रामा रामम, तो आमम एन आए आत अस्य ए आम। ठीक है, तो ये क्या लगी, विभक्ति लगी होती है। तो इन विभक्तियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, शब्द रूप के अंदर। तो यही यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति लगी है, यानी विभक्तियों को हटा देना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या कहला है, यहाँ पर समास कह रहा है। यानी दो, जैसे बताया गया कि दो या दो से अधिक समर्थ बीच को पदों के बीच जो स्थित विभक्ति होती है, जैसे मान लो पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, इन दो पद के बीच में क्या एक विभक्ति आ रही है, इस विभक्ति को हटा देना ही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। तो दशरथ पुत्र की जगह क्या हो जाएगा, दशरथ पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मैंने आपको दिखा दिया कि छठी विभक्ति होती है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि राजकुमार, देखो राजकुमार, अब राज्य का कुमार,
ठीक है। तो राजकुमार को देखो, राजा का कुमार है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, राजकुमार लिख सकते हैं। क्या हम राजा का कुमार को राजकुमार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहना सर इसमें विभक्ति का है। देखो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई। पहली जो डेफिनेशन वो बताई कि दो पदों को आपस में जोड़ना समास कहलाता है, या फिर अपने बात को संक्षेप में कह देना आपको समास कहलाता है, या फिर दो पदों के बीच में जो विभक्ति है उनको हटा देना समास कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर इन दो पदों के बीच में विभक्ति आ रही है तो उसको हटा दिया, तो अपनी बातों को हमने संक्षेप में कह दिया, ठीक है। और मान लो कि अगर जैसे कोई चीज़ बड़ी है तो उसको भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं। राजा का कुमार को हम क्या कह सकते हैं, राजकुमार कह सकते हैं। यानी शॉर्ट में कहना ही क्या कहला है, समास कहला रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। जैसे वही बोल रहा है कि रसोई के लिए घर, तो ये क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा। जैसे पुस्तक के लिए आल्य, वो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझो। तो फिर आता है समास के बाद विग्रह। देखो समास का अर्थ क्या है, दो पदों को आपस में जोड़ रहा था। अब विग्रह क्या करेगा, उन दो शब्दों को आपस में तोड़ेगा। जैसे कि इस विग्रह में दशरथ के अंत में स्थित षष्ठवें विभक्ति का चिन्ह अस्य का लोप होकर बनाया समास कहलाता है। तो अभी तो यहाँ पर विग्रह नहीं बताया, अभी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस विग्रह में दशरथ के अंत में, यानी जो दशरथ के जो यहाँ पर दशरथ था उसके अंत में जो षष्ठी विभक्ति आ रही थी, षष्ठी विभक्ति कौन सी, अस्य है। स्य जो ये है अस्य है, उसका लोप कर दिया गया है। वही क्या कहला रहा है, समास कहला रहा था। विग्रह शायद अभी आगे आएगा, देखो। फिर उसके बाद एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन समास एंड संधि। समास और संधि में क्या डिफरेंस है। तो समास एंड संधि में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है समास और संधि के अंदर। तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी देख लेते हैं। देखो समास क्या होता है, दो पदों का जोड़ना। दो पदों का जोड़ना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया दशरथ पुत्र, तो दशरथ पुत्र को आपस में आपने जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पर पदों को जोड़ने की बात हो रही है। और संधि में क्या होती है, तो वर्णों को जोड़ने की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल से बताया देव प्लस आल्य, तो देव को जब हम वै को हम तोड़ेंगे तो वै के अंदर क्या होता है, एक स्वर छिपा होता है, ठीक है। और वै के नीचे हंस लगाएंगे, उस स्वर को खींच के बाहर निकालेंगे तो ये वाला स्वर यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये वाला बड़ा आ हो जाएगा, तो ए और हसवा, हसवा और दिगरा क्या मिल जाएगा, हमारा दिगरा बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पूरी संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं वैसे बता चुका हूँ। आ के सामने आ आता है, ई के सामने छोटी ई या बड़ी ई आता है, तो वो किस में आता है, आपका दीर्घ संधि के अंदर, ठीक है। स्वर्ण दीर्घ संधि के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपने संधि अच्छे से नहीं पढ़ी है तो संधि एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, इसका आ बन जाएगा, देवालय हो जाएगा। तो समास और संधि में आपको पता लगा डिफरेंस क्या होता है, दो पदों का जोड़ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया कि माता और पिता, माता और पिता, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, माता पिता हो जाएगा। अब समास के भेद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वो हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास और अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास, तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा इनमें से आपको याद क्या रखने, 6 ही याद रखने, लेकिन हमको जो सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं वो 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है। वो 4 बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, अभी आप आगे आगे देखते रहिए। तो जिन दो पदों के समास कार्य हुआ है, यदि उनके बीच में कोई संधि कार्य प्राप्त होता है तो संधि कार्य अनिवार्य रूप में ही होगा। यानी बताया जा रहा है कि जब दो शब्दों के बीच में समास हो रहा है और उनके बीच में यदि कोई संधि होती है तो संधि भी होगी, मतलब संधि कार्य भी अवश्य ही होगा, अनिवार्य है करना। देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया समस्त पद और विग्रह। जैसे कि राजा और रंग, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा और रंग। देखो विग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने तोड़ दिया, मतलब उसको आपने डिटेल में लिख कर दिया। जैसे यहाँ पर समस्त पद क्या था भाई, जैसे मान लो ये पूर्व पत्ता और ये उत्तर पत्ता, मतलब पहला पत्ता दूसरा पत्ता, इन दोनों पद को आपस में मिला दिया आपने। जैसे राजा और रंग था, ये पहला पत्ता ये दूसरा पत्ता, इन दोनों को आपस में मिला देना क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा, समास हो जाएगा। लेकिन इनको फिर से हमने अलग अलग करके लिख दिया, राजा और रंग करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनका विग्रह हो जाएगा। जैसे नर नारी, तो नर और नारी, मान सम्मान, मान और सम्मान, यश उपसय, यश और उपसय, दाल और रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। तो एक तरीके से उनका विग्रह क्या है, ठीक है। जैसे राजा रंग हो गया, नर नारी हो गया, एक तरीके इनका अपोजिट है ना, कि राजा के अपोजिट रंग हो गया, नर के अपोजिट नारी हो गया, मान के अपोजिट सम्मान हो गया, यश के अपोजिट अपयश हो गया, दाल के अपोजिट रोटी हो गया। तो इस तरह से देन इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि हमारा, देखो इसको हम देखते हैं कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलकर क्या बनाता है, समस्त पद बनाता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो पूर्व पद है और उत्तर पद है वो आपस में मिलकर समस्त पद बनाते हैं। जैसे कि पहला पद मान लो यथा है, उत्तर पद यानी मान लो जो दूसरा पद है, उत्तर यानी जो दूसरा पद है वो शीघ्र है, तो यथा और शीघ्र आपस में मिलकर क्या बना देंगे, समस्त पद बना देंगे। जैसे यथा शीघ्र हो गया, पश और भ्रष्ट आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, पष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बे प्लस शक मिलकर आपस में क्या बन जाएगा, बेशक हो जाएगा। चक्र प्लस धर आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, चक्र धर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, समस्त पद कैसे बनाना है आपको, तो दो भी जो पद है उनको आपस में जोड़ देना है, तो वो समस्त पद आपका बन जाएगा। अब समास निग्रह की बात करते हैं, ठीक है। तो समस्त पद के सभी
कि सभी पदों को अलग अलग करना ही समास निग्रह कहलाता है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, निग्रह मतलब यहाँ पर जितने भी जो पद है समास के उनको आपको तोड़ देना है। जैसे यथा शीघ्र हो जाता तो यथा और शीघ्र को तोड़ देना, वो क्या हो जाता है, वो समास निग्रह हो जाएगा। जैसे गिरधर, तो गिरधर को हमें तोड़ना है, तो गिर को धारण करने वाला क्या कहलाता है, गिरधर कहलाता है। निर्भय, निर्भय मतलब बिना भय के, जिसको कोई डर नहीं है। देखो ये चीज़ आपको हिंदी भाषा थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे आएंगे, आपको प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप कहो सर मुझे ऐसा कोई कुछ बता दीजिए जो मैं ऐसे इनको तोड़ना सीख जाऊँ, इनका मतलब पता लग जाए, देखो ये इसका तो कोई कुछ ऐसा होता नहीं है। बस नॉर्मल आपको वोकैबुलरी से, अपनी हिंदी वोकैबुलरी जो भी होती है उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक। अब यहाँ पर समास के 4 विध हमें जो पढ़ने हैं वो होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास एंड द्वंद्व समास। सबसे पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास एंड बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसको आपको याद कर लेने हैं, यही 4 आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं पहले अब अव्ययभाव समास के बारे में, ठीक है। तो अव्ययभाव समास क्या है, तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो अव्ययभाव समास के अंदर पूर्व पद की प्रधानता होती है। अभी हम समझाएंगे किस तरह से पूर्व पद की प्रधानता होती है। देखो इस समास में प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो यही बता रहा है, जैसे कि उपकृष्णम हतम, तो उपकृष्णम हतम का मतलब क्या होता है, कृष्ण के समीप वाला मारा गया। तो उपकृष्णम हतम यानी उप का मतलब होता है समीप, कृष्ण का मतलब कृष्ण, और हत का मतलब होता है कि मारा गया। तो यानी जो कृष्ण के जो पास था वो मारा गया है, कृष्ण के जो समीप था वो मारा गया है। तो यहाँ पर 2 पद आते हैं, उप और कृष्ण, मतलब पास वाला और कृष्ण, ये 2 पद होते हैं। तो उनमें जो पहला पद है, पहला पद कौन सा है, उप है। तो उप की प्रधानता होगी, मतलब उप के बारे में, यानी जो पहला पद है उसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पर जो मारा जा रहा है वो कौन मारा जा रहा है, जो कृष्ण के समीप है, यानी जो उसके समीप है वो मारा जा रहा है। यानी जहाँ पर पहले पद की प्रधानता होती है, पहले पद के बारे में बात की जाती है, वही क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास आप ऐसे समझिए कि पूर्व पद की प्रधानता ही क्या कहलाता है, अव्ययभावी समास कहलाता है। यहाँ कृष्ण का अर्थ प्रधान नहीं है, होकर समीप वाले उप का अर्थ प्रधान है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ। देखो पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है, इसमें मतलब क्या बताया गया, या तो पहला पद होगा या इसको जो पूरा पद होगा। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो ये 2 मिलकर तो पूरा पद बन जाते हैं ना, पहला पद और दूसरा पद। या तो पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान, या तो पहला पद अव्यव होगा या दूसरा पद अव्यव होगा। अब ये अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है जो शब्द, मतलब वही ये अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो ना कि लिंग से, लिंग कौन कौन से भाई, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, दिव्य वचन, बहुवचन, या ना तो कारक से या ना तो काल से, इनके अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं घर घर, क्या घर का कोई लिंग है, नहीं है, तो वो भी कभी बदलेगा नहीं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, अव्ययभाव समास के अंदर। भर पेट, क्या पेट का कोई लिंग है, क्या पेट पुल्लिंग है, क्या पेट स्त्रीलिंग है, क्या पेट कोई वचन है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो बदले ना, ठीक है, जिनको बदला ना जा सके वो अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय किसके एग्जाम्पल में आएंगे, अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, अव्ययभाव समास यानी अव्यय, ठीक है। तो अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि जितने भी अव्यय होते हैं, ठीक है, अव्यय के एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कौन कौन से अव्यय होते हैं। और आप अव्यय का एक चैप्टर भी आएगा, ठीक है, जो शायद चैप्टर नंबर 3 है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से अव्यय होते हैं। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जैसे कोई भी आपको वाक्य दे देता है, कोई भी पद दे देता है, उसमें आपको पहचानना है कि किसकी बात की जा रही है, कौन सा पद प्रधान है। आपको लगता है कि पहला पद प्रधान है तो वो अव्ययभाव का समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा, अगर उस पहले पद के अंदर या पूर्व पद के अंदर अव्यय आ रहा है तो भी वो किसका एग्जाम्पल है, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्यय समास होता है। यानी कि जब पहला पद और दूसरा पद एक अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो भी उसको हम अव्ययभाव समास के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जैसे कि पहचान बताई गई है कि पूर्व पद में, जैसे यहाँ पर बताया गया कौन कौन से अव्यय होते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया कि यदि पहले पद में पूर्व पद में अव्यय होता है तो वह अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि अव्यय होते अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, ये सभी अव्ययभाव समास कहलाते हैं। और भी उसको बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रति, पूर्व पद के अंदर प्रति आ रहा है, ए आ रहा है, यथा आ रहा है, अनु आ रहा है, मतलब कोई भी अगर अव्यय आता है पूर्व पद के अंदर तो वो निश्चित ही अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल होगा। तो इससे आप पहचान सकते हो। पहली टेक्निक क्या थी पहचानने की, पहली टेक्निक ये थी कि आप पहला पद देख लो, अगर पहले पद की बात हो रही है तो वो अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और दूसरी टेक्निक क्या थी कि अगर अव्यय आ रहा है, अगर पूर्व पद के अंदर कोई अव्यय आ रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो भी अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं दूसरे समास की, जो कि होता है तत्पुरुष समास, जो कि होता है हमारा तत्पुरुष समास।
देखो अब तत्पुरुष समास में क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता। देखो अव्ययभावी समास में क्या थी कि अव्ययभावी समास में पहले पद की प्रधानता थी, जबकि तत्पुरुष समास में यानी कि उत्तर पद की प्रधानता थी। ठीक है, तो उत्तर पद की प्रधानता थी। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, एग्जाम्पल से बात करते हैं तो संदीप पुत्र हता, यानी संदीप का पुत्र मारा गया। देखो पहला पद क्या हो गया, संदीप हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, उसका पुत्र हो गया, हत मतलब मारा गया। तो यहाँ पर कौन मारा जा रहा है, जो दूसरा पद है, तो दूसरे पद के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे आप भी आपस में जब बात करते हो, जैसे आप मान लो दो दोस्त हो, दो दोस्त भी आपस में बात करते हैं। ठीक है, कि मुझे कि जैसे में बात करते हैं कि वह उसका जो लड़का है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब अपने बारे में बात ना करके किसी और के बारे में बात करना या दूसरे पद के बारे में बात करना। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो जैसे संदीप पुत्र हता, यानी संदीप का पुत्र मारा गया। जैसे कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है, अगर पहले पद की बात की जा रही है तो अव्ययभावी समास, अगर दूसरे पद की बात की जा रही है तो हमारा तत्पुरुष समास। अब ये तो बहुत सिंपल है कि पहला पद दूसरा पद। ठीक है, तो नॉर्मली से पहचान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ संदीप के अर्थ की प्रधानता ना होकर पुत्र के अर्थ की प्रधानता हुई है, तो इसका मतलब यानी दूसरे पद की प्रधानता हुई है। ठीक है, और इसका निग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त ना हे ओए और के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर हमारा कारक जुड़ता है। कारक कोई ऐसे बड़ा कारक नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप फोकस करें। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या गया है, देखो कि इसका निग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त, ठीक है, दो विभक्ति बताइए, कर्ता और संबोधन। अगर ये विभक्ति आ रही है, अगर कोई जैसे मान लो कोई आपको वाक्य दे दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर अगर कर्ता और संबोधन की विभक्ति आ रही है तो उसके अंदर तत्पुरुष समास नहीं होगा। लेकिन इनको छोड़कर जितनी भी विभक्तियां होती है कारक के अंदर, अगर वो आ रही है तो आप निश्चित ही कह सकते हो वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कर्ता के, एक बार यहाँ पर कारक के बारे में, कारक कौन कौन सी विभक्तियां होती है। जैसे कि पहले हम यही मैंने बताया कि तत्पुरुष के अंदर यदि कर्ता और संबोधन आता है तो वो तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पर जैसे कर्ता कारक, देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की और अधिकरण में पर, ये सब आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान काके के लिए आपादान से संबंध काके की या नाने नी अधिकरण में पर में पेपर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये देखो अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे जेब कतरा, तो जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, तो जेब कतरा क्या हो जाएगा भाई, जो जेब को काटता है, जेब को काटने वाला क्या होता है, जेब कतरा होता है। यहाँ पर को आ गया है। अब ये को कहाँ पर आ रहा है, आपने देखा कि कर्ता ने कर्म को, देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कर्ता और जो संबोधन होता है, संबोधन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, हे ओ अरे, हे ओ अरे, ये वाले जो एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। तो यानी कि अगर ने आ रहा होगा, ठीक है, अगर हे आ रहा होगा तो ये एग्जाम्पल तो यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने तो नहीं आ रहा, को कहाँ पर आ रहा है, कर्म को आ रहा है, तो ये को आ रहा है। तो इससे आप पहचान लो कि दूसरी विभक्ति आ रही है, तो आप बोल सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। तो इससे कितना सिंपल है। देखो जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको को मिलता है, से मिलता है, द्वारा, को, के लिए, इनमें से कोई भी सेंटेंस मिल रहा है तो आप निश्चित कह सकते हो कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे कि मान लो से मिलता तो कर्म तत्पुरुष समास, अगर के को मिलता तो संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इसके करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, पहले आता है कर्म, देखो कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल हम समझाते हैं। पहले को, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर से कृष्ण अपहरण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अपहरण, सॉरी कृष्ण अर्पण, इसका मतलब होता है कृष्ण को अर्पण करना, को आ रहा है, को किसके अंदर, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को, यानी किसके अंदर को आ रहा है, यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। नेत्र सुगध, यानी जो नेत्रों को सुगध होता है, नेत्रों के लिए सुगध होता है, तो को आ रहा है यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और देखो करण, देखो कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, करण तत्पुरुष के अंदर क्या है, से या की द्वारा, किसी भी वाक्य के अंदर से या की द्वारा आता है तो वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त का मतलब होता है कि ईश्वर से प्रदत्त, मतलब जो हमें ईश्वर से मिलता है। ठीक है, से आ रहा है तो यानी करण तत्पुरुष। तुलसीकृत, तुलसीकृत तुलसी द्वारा जो रचित है, तुलसी रचित है, यहाँ पर शायद मैंने गलती कर दी होगी, तुलसी रचित र होगा, तुलसी रचित, ठीक है, र होगा, तो तुलसी रचित यानी कि तुलसी द्वारा रचित। फिर तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी के लिए, जिसके अंदर के लिए आ जाएगा वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री मतलब होता है कि हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए आ गया संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय यानी विद्या के लिए आल्य,
ठीक है, तो के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ये थोड़े वर्ड आपको तोड़ने आने चाहिए, किसके अंदर के लिए आएगा, किसके अंदर से आएगा, ये आपको यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई जादू टोना मैं सिखा दूंगा, तो नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। देन होता है आपदान तत्पुरुष, तो ये से पृथक करना, मतलब से होगा या पृथक करना, जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, पद च्युत, पद से च्युत हो गया, तो इस तरह से पद च्युत, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। जैसे कि अवादत संबंध तत्पुरुष के अंदर काके की आपको देखने को मिला, मंत्रियों की परिषद की आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष आ रहा है। में और पर अधिकरण तत्पुरुष के अंदर क्या आएगा, जैसे बनवास, बन में और बास, तो में आ रहा है यानी अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से नॉर्मली आप याद रख सकते हो। यहाँ पर ये तत्पुरुष समास भी खत्म कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं बहुवीर्य समास की। तो बहुवीर्य समास में क्या है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि यहाँ पर पहला पद भी नहीं ना दूसरे पद भी, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे होता है रूपवत भार्य हता, रूपवत भार्य हता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी रूपवती वह मारा गया, तो रूपवत भार्य, भार्य का मतलब होता है पत्नी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी रूपवती है वो मारा गया। यहाँ पर ना पहले पद की बात हो रही है ना दूसरे पद की बात हो रही है, मतलब ना रूप की बात हो रही है ना उसकी पत्नी की बात कर रही है, हो रही है उसकी तीसरे की बात हो रही है। जैसे कि गांव के मोहल्ले की जो लेडीज होती है वो भी क्या करती है, दो लेडीज आपस में बात करती, ना वो अपने घर की बात करती ना वो अपने घर की बात करती, दोनों लेडीज अपने घर की बात नहीं करती लेकिन किसी तीसरे घर की बात करती है, तो वही एग्जाम्पल होता है बहुवीर्य समास। ठीक है, वही एग्जाम्पल होता है आपका बहुवीर्य समास का। तो अब जैसे कि बहुवीर्य समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसमें परिक पदों के सामान्य अर्थ की उपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इस विग्रह करने पर, इसे विग्रह करने वाला जिसका 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 देखो यहाँ पर कुछ वर्ड बताए गए जी, जिसका वर्ड आ जाए, जिसकी आ जाए, जिसके, वह आदि आते हैं। ठीक है, तो वो आप इनसे भी पहचान सकते हो बहुवीर्य समास के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि गजानन, जैसे गजानन मतलब क्या हो जाएगा, गज का आनन है जिसका, मैंने बताया ना जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये वर्ड आते आदि वर्ड आते हैं, तो आप इनसे भी पहचान सकते हो कि वो बहुवीर्य समास है। या फिर जब आप तोड़ो गज आनन, तो गजानन किसकी बात करा जा रही है, देखो गजानन हम गणेश को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप तोड़ोगे तो क्या है, गज का आनन है जिसका। ठीक है, अब गज का आनन किसका है, गणेश जी का है। देखो ना यहाँ पर हाथी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करी, गणेश जी की बात करी, तो गज का आनन है जिसका, वह कौन है, गणेश है। त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र है जिसके, अब तीन नेत्र किसी और की बात की जा रही है तो शिव की बात की जा रही है। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं जिसकी, वो विष्णु जी है। और षडानन जिसके मतलब 6 आनन है जिसके, वो कार्तिकेय है। ठीक है, ये दशानन जिसके 10 आनन है जिसके, मुख है जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, जैसे मुख, यानी गज का आनन मतलब गज एक पहला पद हो गया, मुख 2 पद हो गया। इनकी बात ना कर यहाँ पर किसी और की बात हो रही थी। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना। सिंपल एग्जाम्पल, कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं डाले। नॉर्मली आप ऐसे करके जाओगे तो अच्छे से यहाँ पर आप प्रेजेंट भी करोगे और नॉर्मली सभी यहाँ पर समास के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि पूर्व पद एंड उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मान लो दो दोस्त है, तो बेस्ट फ्रेंड है, परम मित्र है, तो उन दोनों में दोनों प्रधान होते हैं। तू मेरे लिए जितना है मैं भी तेरे लिए उतना ही हूँ। ठीक है, तो अंत यहाँ पर उभय पद प्रधान होते हैं। जैसे कि रज पीयूषो हतो, यानी रज पीयूषो हतो का मतलब होता है जो राजा और पीयूष है वो दोनों ही मारे गए, राजा और पीयूष दोनों मारे गए। यहाँ पर दोनों पद ही प्रधान होते हैं। यहाँ मारने के प्रसंग में संज्ञा और यहाँ पर मारने के प्रसंग में राजा और पीयूष दोनों ही अर्थ की प्रधानता है। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं पर सदैव नहीं होंगे। मोस्टली यहाँ पर जो द्वंद्व समास के अंदर एक दूसरे के अपोजिट देखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता एक दूसरे का अपोजिट है। दाल रोटी एक दूसरे का अपोजिट है। फल और फूल हो गया, जल वायु हो गया, जल और वायु हो गई। ठीक है, ये मैंने शायद यहाँ पर फल और फूल हो गया, भला और बुरा हो गया, तो ये आप देख लें, जल और वायु, धर्म और अधर्म, सुर और असुर। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म और अधर्म ये सब इसके थोड़े मैंने अपोजिट लिख दिया, आप नॉर्मली इनको समझ सकते हो। अब देखो जिसके अंदर ये पर आता है, इस विग्रह करने पर यहाँ पर आता है या फिर अथवा आता है, यह आता है, इनका जहाँ पर प्रयोग होता है तो आप यहाँ पर पहचान सकते हो कि वो द्वंद्व वंश का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हमारे समास कंप्लीट होता है और इस समास को कंप्लीट हम एक यहाँ पर एक इससे करते हैं कोर्ट से। तो बात मेहनत की होती है वरना किस्मत सबकी अच्छी होती है। ठीक है, तो मेहनत की बात होती है, किस्मत तो सभी की अच्छी होती है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत चमक जाती है और जो मेहनत नहीं करता है उसकी किस्मत नहीं चमकती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि सब मेहनत कीजिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं पढ़ाता रहूँगा और आप नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ो, साथ में देखो, जैसे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो सभी के सभी देख लिया करो। कोई डाउट आता है तो उस टाइम पे मुझे भी पता रहता है कि मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है। मान लो कि मैं आज इसको अपलोड करता हूँ और आप मुझसे 2 साल बाद यहाँ पर कुछ डाउट पूछ रहे हो,
ठीक है। तो मुझे पता नहीं है यार क्या मैंने पढ़ाया था वहाँ पर, क्या नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना रेगुलर आप देखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कोई डाउट आता है तो मैं बताऊँगा। तो समास मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है। अब आप ऐसे तो देखो संस्कृत का कभी एंड नहीं होता है, इन चीज़ों को आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको उतना पढ़ाया है जितना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको संस्कृत का विद्वान नहीं बनना है, आपको संस्कृत उतनी पढ़नी है कि जितने आप पास हो सको। संस्कृत आपके लिए सेकेंडरी सब्जेक्ट है, कोई प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है। प्राइमरी सब्जेक्ट आपकी संहिता है, संहिता पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और डाउट आने और एक बार इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखना। ठीक है, मान लो किसी को एक बार समझ में नहीं आई तो एक बार इसको रिकैप करके भी आप देख सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था ऐप के बारे में, तो जब मेरा ऐप आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करना। ठीक है, और ऐप में मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा और कम से कम प्राइस ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉक तो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा ही चुका हूँ। ठीक, और भी अगर कुछ अच्छा हो सकेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और सेकंड प्रॉफ के लिए तो यहाँ पर चरक संहिता मैं लाने ही वाला हूँ। और अगर मैं हो सकेगा तो मैं फिजियोलॉजी को भी मैं वहाँ पर ही लाऊंगा। ठीक है, अपने ऐप पर, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो इतना शायद मुझे तो इसका बेनिफिट ना हो, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है ना वो उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँ। और क्योंकि जो फिजियोलॉजी है ना कि इसमें ऐसे एक्सप्लेन नहीं है। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, जो कि आपकी 12th में पढ़ के आते हो ना वही पढ़ा देते हैं। ठीक है, मेरे भी इस कॉलेज में ऐसा ही हुआ था और बहुत सारे कॉलेज में ऐसा ही होता है, जो मुझको रद्दी लगी थी, बिल्कुल बहुत ख़राब लगी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ उसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर थोड़ा इसका पे करो, आप उसकी थोड़ी वैल्यू। ऐसे नहीं कि मैं उसको जो 1000-2000 इसका रख दूंगा फिजियोलॉजी के अंदर, बहुत कम। ठीक है, 400 से 500 रुपये मुश्किल से। ठीक है, और उसमें भी आपको नोट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है, और MCQ वगैरह भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और डाउट वगैरह भी वो भी आप पूछ सकते हो। और बिल्कुल बेसिक से आपके लिए मैं वहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जब ऐप आएगा तो बस आप लोगों से सपोर्ट की मेरी रहेगी। तो इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, और सारे जितने भी मैं आपका कंप्लीट करा सका सब्जेक्ट उन सभी का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप मुझे कहीं से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम पे, और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है और व्हाट्सअप नंबर भी है। जो भी आपको जहाँ से जुड़ना अच्छा लगता है, जिस चीज़ पर आप प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ जुड़ो। कोई डाउट आता है मैं खुद कॉल कर करके पूछ लेता हूँ। जैसे कोई मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछता है तो मैं खुद कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो बस मेरा यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो चुके, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सको, और मेरा थोड़ा सा आपके लाइफ जर्नी में थोड़ा बहुत रोल रहे, बस इतना ही मेरा रहता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए।